हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस लेक्चर में मैंने सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एंड 2022। सैम्पलिंग ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सैम्पलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और हमने आपकी प्रिपरेशंस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, एज वेल एज हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करा है। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम एवरीडे लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे ऑन अवर पेड व्हाट्सएप ग्रुप। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मैसेज करने के विद इन 15 टू 20 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, और हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है, आप इजीली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे। और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। हमारे नोट्स में हमने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हमने हाईलाइट कर बताया हुआ है। तो हमारे नोट्स और मॉक टेस्ट को आप एक वीक में ही कंप्लीट कर सकते हो, और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो। सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल किस ऑप्शन का सबसेट होता है। किस सबसेट मतलब किसका पार्ट होता है, किस ऑप्शन का पार्ट होगा, किस ऑप्शन का सबसेट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपका जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में आपके जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनमें से थोड़े बहुत पॉपुलेशन का एक पार्ट लेते हो, थोड़े बहुत मेंबर ले लेते हो। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आपने 1 2 3 4 4 5 लोगों को ले लिया, और ये आपका सैंपल बन गया। तो सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट और पॉपुलेशन का सबसेट। तो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेयर एज ऑप्शन ए आपको गिवन है डेटा। डेटा क्या होता है, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आप डेटा कहोगे। तो सैंपल जो है आपका डेटा का सबसेट नहीं होता है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ग्रुप, ग्रुप भी इस केस में करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप डेटा को किस तरीके से स्प्रेड करते हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ पर सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी सबसेट नहीं होगा, बल्कि सैंपल जो होता है इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कुछ पार्ट होता है आपका सैंपल, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट, सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन से सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन में से जो आप मेंबर्स सेलेक्ट कर रहे हो उनका चांस नॉन जीरो हो। मतलब अगर आप पॉपुलेशन में से कोई मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो उनका हर बार चांस हो कि वो सिलेक्ट हो, वो कौन सी सैम्पलिंग होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो, इसलिए यहाँ पर हर एक मेंबर का चांस, सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, उनके जजमेंट, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। उनको ये लगेगा कि मुझे इस पॉपुलेशन में से इस मेंबर से मुझे डेटा मिल सकता है, मुझे ये आसानी से डेटा दे देगा, तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट अगर आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका चांस इक्वल हो सिलेक्ट होने का, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में। अब इस डायग्राम में ये आपकी हो गई पॉपुलेशन, सो ये पॉपुलेशन हो गई, और रिसर्चर ने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है मेंबर्स को, ये हो गया उनका सैंपल। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्चर ने रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करा है, इसलिए यहाँ पर एक जैसे देखिए आप, ये 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं, एक जैसे ये 3 लोग
ओके, मान लो ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो ये दिख रहा है, जो पर्सन है जो ऑरेंज कलर से इंडिकेट किए हैं, ये मान लो ये सारे 20 ईयर्स के हैं, और जो ब्लू कलर में इंडिकेट करा है ये मान लो 10 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर ने रैंडमली लिया, इसलिए 20 ईयर्स के 3 सिलेक्ट हुए और 10 ईयर्स के सिर्फ 1 ही मेंबर सिलेक्ट हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग हुई है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करता है, इसलिए हो सकता है कि हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो। दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in sampling with replacement a sampling unit can be selected। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप आपके सैंपल को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में से एक मेंबर, आपके सैंपल का एक मेंबर, आपका जो सैंपल आप चूज कर ले रहे हो उसका एक मेंबर, उसका सिलेक्ट होने का चांस क्या होगा उस केस में, वो कितने बार सिलेक्ट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म भी ये भी याद रखना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRSWR। सो ये शॉर्ट फॉर्म से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको ये याद रखना है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, जिसे हम SRSWR के नाम से भी जानते हैं। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर आप चूज कर रहे हो ये टेक्निक, तो आपके जो सैम्पलिंग यूनिट है उसके सिलेक्ट होने का चांस कितना आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरी जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से मैं सैंपल सिलेक्ट कर ले रही हूँ। अब पॉपुलेशन में से मैंने ये वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से रिप्लेस कर दिया, मैंने फिर से क्या किया, इसको पॉपुलेशन में भेज दिया। तो यहाँ पर ये मेंबर मेरे पॉपुलेशन से कट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, पॉपुलेशन में इसको फिर से भेज दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब मैं फिर से रैंडमली चूज करूंगी सैंपल को। अगर मैं रैंडमली फिर से यहाँ पर पॉपुलेशन में से अपने सैंपल्स को चूज करती हूँ, तो अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है कि दूसरी बार अगर मैं चूज करूंगी तो ये पर्सन की फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। अगर मैं दूसरी बार चूज करूंगी तो इस पर्सन का फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा रैंडमली। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद ये पर्सन आपका फिर से सैंपल में सिलेक्ट हो गया। अब मैं फिर से क्या करूंगी, फिर से इसको रिप्लेस कर दूंगी, और फिर से अगर मैं रैंडमली चूज करती हूँ तो हो सकता है इसका फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, फिर से ये सिलेक्ट हो जाएगा सैंपल के लिए। तो अगर आप सैंपल को, सैम्पलिंग यूनिट अगर आपने एक बार चूज कर लिया अपने सैंपल को, उसको फिर से अपने पॉपुलेशन से रिप्लेस कर दिया, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली आपके मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्सन के फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो, और आपने फिर से रिप्लेस कर दिया तो वो फिर से सिलेक्ट होगा। तो ये बार बार ये चलते ही रहेगा। सो अगर आप आपके सैम्पलिंग यूनिट को आप रिप्लेस कर रहे हो पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन में से आप फिर से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो पर्सन बार बार सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस पर्सन के, उस सैम्पलिंग यूनिट के बार बार सिलेक्ट होने का चांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन टाइम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मोर देन वन टाइम। नेक्स्ट, when the entire population is divided into a number of homogeneous groups or classes, it is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके इंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो होमोजेनियस ग्रुप्स में और क्लासेस में, देन आप उसको क्या कहोगे। सो रिमेंबर, अब आपकी जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप में जनरली आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में डिवाइड करते हो। अब जैसा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनियस होती है। अब मान लो ये आपकी जो पॉपुलेशन है ये हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। आप आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनियस है, जिसमें मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग हैं। तो आपने क्या करा, उनको होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक तरफ मेल हो गए, एक तरफ फीमेल हो गए, एक तरफ चिल्ड्रन हो गए। तो आपने यहाँ पर आपके जो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो एक एक ग्रुप है इनको हम कहते हैं स्ट्रेटा। अगर आप आपकी इंटायर पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो, तो इस ग्रुप को और इस क्लास को आप कहते हो स्ट्रेटा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्या है, सैंपल। सैंपल क्या होगा, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप सैंपल कहोगे। इंटायर पॉपुलेशन को अगर आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो तो उसको सैंपल नहीं कहोगे। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होते हैं,
आपकी पूरी इंटायर पॉपुलेशन को आप कहते हो यूनिवर्स। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रेटा। अगर आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो देन उस एक एक ग्रुप को आप कहते हो स्ट्रेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following should you think about when preparing your sample size? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जब आपके सैंपल साइज को आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। द सैंपल फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। सैंपल फ्रेम क्या होता है? एक लिस्ट होती है जिसमें सारे मेंबर्स के नेम लिखे होते हैं और आप उस लिस्ट में से आप कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाती है। देन सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप किस मेथड से सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, क्या आप प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करोगे या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करोगे, क्या आप अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट करोगे, या आप डिसाइड करते हो व्हाइल चूजिंग योर सैंपल साइज। सो सैम्पलिंग फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग योर सैंपल साइज। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एथिकल इश्यूज दैट माइट अराइज। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? अब मान लो कि आपके जो सैंपल है, सैंपल में से एक जो बंदा है उसको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो जबरदस्ती कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उससे झूठ नहीं बुलवा सकते हो। सो एथिकल मीन्स आपको सच्चाई से आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको वही बताना है, आप आपके दिल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बिकॉज आपके जो रिसर्च में आपको जो डेटा मिल रहा है, आपको जो रिसर्च करना है वो एथिकल वे से करना है, अनएथिकल नहीं करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है, बजट। बजट क्या है? मतलब अगर आप कोई रिसर्च परफॉर्म करें और उस रिसर्च का आपका बजट है 50,000, तो आपको 50,000 के हमें आपके बजट के हिसाब से आपको सैंपल साइज को प्रिपेयर करना है। आपके बजट के ज्यादा आपका सैंपल साइज नहीं होना चाहिए। सो बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग योर सैंपल साइज। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज ऑप्शन ई, बी एंड सी तीनों भी आपके करेक्ट ऑप्शन है। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, sampling in which a sampling unit can be repeated more than once is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसमें जो आपकी सैम्पलिंग यूनिट होती है, सो एक सैम्पलिंग यूनिट है उसका बार बार रिपीट होने का चांस हो रहा है, सो उस सैम्पलिंग को आप क्या कहोगे? तो उस सैम्पलिंग को आप कहते हो सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। अब कैसे? इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। मान लो ये आपकी पॉपुलेशन है, अब ये पॉपुलेशन है, आपने आपके पॉपुलेशन में से रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। यह हो गया आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट। ओके, ये हो गई आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट। अब मान लो इस पर्सन को आपने फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया। अब फिर से आपने पॉपुलेशन में भेज दिया तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा फिर से पॉपुलेशन। अब फिर से मैंने कलेक्ट कर लिया, रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर से हो सकता है ये पर्सन के सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो। तो अगर मैं इस पर्सन को एक बार सिलेक्ट करके फिर से पॉपुलेशन में भेज दूं तो उस पर्सन का चांस फिर से हो सकता है सिलेक्ट होने का। अगर मान लो इस पर्सन को मैंने फिर से नहीं भेजा पॉपुलेशन में, इस पर्सन को मैंने यहीं पर रखा, तो इस पर्सन का चांस होगा कि फिर से सिलेक्ट होने का नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको फिर से पॉपुलेशन में नहीं भेज दी हूँ, मैंने इसको अपना सैंपल यूनिट बनाकर इसको बाहर ले लिया। मीन्स यहाँ पर आपकी ब्लैंक स्पेस हो जाएंगी, ये पर्सन फिर से सिलेक्ट नहीं होगा। सो इस केस में आप ये बोलोगे कि आपकी जो सैम्पलिंग है वो हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है? आपने पॉपुलेशन में से एक पर्सन लिया है, एक सैंपल यूनिट लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गया है। अगर आप इसको फिर से पॉपुलेशन में भेजते हो और आप फिर से पॉपुलेशन में से अपना सैंपल सेलेक्ट करते हो, तो हो सकता है ये पर्सन का फिर से बार बार रिपीट होने का चांस हो, फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो। अगर इस पर्सन को आपने सिलेक्ट होने के बाद फिर से इस पॉपुलेशन में नहीं भेजा, सो उस पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सैम्पलिंग जिसमें एक पर्सन का और एक सैम्पलिंग यूनिट का बार बार रिपीट होने का चांस हो, उसे आप कहते हो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट को आप SRSWR भी कहते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को आप कहते हो SRSWOR,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगी, तो मुझे जो सही लगता है मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं मान लो मुझे ये और ये पर्सन से मुझे लगता है इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैं इसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये सारे लोगों का चांस होने का सिलेक्ट 0 हो जाएगा, ये सारे लोग सिलेक्ट कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो उसे हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, पॉपुलेशन में से आपने एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया और वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गई, फिर आपने क्या करा, ये पर्सन को फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया और फिर से अपने पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है ये पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस फिर से ये पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस केस में, और इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। दैट्स व्हाई आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स वुड बी द स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशन बायस बी द हाईएस्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिसर्चर का चांस होता है कि वो रिसर्चर ज्यादा बायस हो, मीन्स रिसर्चर का झुकाव हो, उसमें रिसर्चर अपने हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करे, वो कौन से सैम्पलिंग मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में आपको गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप होते हैं, जिसमें रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, इसमें रिसर्चर का कोई बायसनेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गिवन है जजमेंट सैम्पलिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है और जिसको आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो। सो रिमेंबर, जजमेंट सैम्पलिंग को आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो, आपको ये याद रखना है। देन जजमेंट सैम्पलिंग में आप किस तरीके से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, तो आपको इस फिगर में देखना है। मान लो ये रिसर्चर है, रिसर्चर को अपनी पॉपुलेशन है, रिसर्चर की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने नॉलेज, अपने जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्चर को लग रहा है कि मुझे इस पर्सन से, मुझे इस पर्सन से, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं उन पर्सन को अपने पॉपुलेशन में से ले लूंगा और उनको अपना सैंपल बना लूंगा और उन पर स्टडी करूंगा। सो रिमेंबर, जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्च अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब मान लो ये पॉपुलेशन है और रिसर्चर को स्टडी करना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर, यहाँ पर रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है। तो रिसर्चर इस पॉपुलेशन में से उन लोग को सिलेक्ट करेंगे जो स्मोकिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। रिसर्चर को ये लगता है कि ये स्मोकिंग करता है, ये स्मोकिंग करता है, सो मैं उन्हीं को लूंगा और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करूंगा। तो जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो, तो रिसर्चर इसमें अपने नॉलेज, अपने जजमेंट, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करता है और इस मेथड में रिसर्चर का बायस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट, all the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होंगी। अब इस डेफिनेशन में आपको ये गिवन है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस वे में और उस एलिमेंट से आप आपका सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये कौन से ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है।
तो मान लो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपके पास सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उनका नेम, एड्रेस, प्रॉपर वैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और यहाँ से आप आपका सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड इस लिस्ट से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट होती है, उसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, एंड यहाँ से आप आपका सैंपल सेलेक्ट कर देते हो। सो हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है सैंपल। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन में से आप जिस लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो वो आपका सैंपल बन जाता है। यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट्स, उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल के एक एक पर्सन को आप कहोगे, इंडिविजुअल कोई पर्सन को आप कहोगे वो आपकी सैंपलिंग यूनिट है। तो ये सैंपलिंग यूनिट की भी डेफिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होगा, पॉपुलेशन, जिसके थ्रू आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन में से आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये पॉपुलेशन की और ये यूनिवर्स की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपलिंग फ्रेम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following is an example of sampling error? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसमें जो आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो होता है आपका सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जो रिसर्चर से सर्विस के थ्रू होती है, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पर होती है, या फिर सैंपल्स लेते टाइम पर रिसर्चर से कोई मिस्टेक्स हो जाती है। जब रिसर्चर सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक हो जाती है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एरर एट द टाइम ऑफ कोडिंग एंड टैबुलेशन। तो एरर ऐसे टाइम पर जब कोडिंग और टैबुलेशन, मतलब रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिल गई रिस्पोंडेंट से और रिसर्चर अपने टेबल फॉर्म में और रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है, तो उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक्स हो रही है, तो ये एरर आपका नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल है। देन ऑप्शन बी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट। सो रिस्पोंडेंट ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये सर्विस के थ्रू हो जाएगा, रिसर्चर सर्विस के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये भी आपका नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सैम्पलिंग फ्रेम एरर। सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है, पहले तो सैम्पलिंग एरर आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, क्या रिसर्चर अपने रिसर्च में एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और इस लिस्ट का यूज करते हुए रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सो रिसर्चर जब सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं पॉपुलेशन की, उस टाइम पर रिसर्चर से कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिसर्चर फिल कर लेंगे लिस्ट में, सो ये एरर, ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर का होगा क्योंकि ये रिसर्चर से हो रही है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैंपल नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे सैंपल जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सो ये आपके आएंगी सैम्पलिंग एरर में। सो ये ऑप्शन डी आपका सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज सैम्पलिंग एरर ही होता है कि आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in which of the following sampling methods do the respondents themselves play a major role in the selection of sample? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है और ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सिलेक्ट करने में। सो वो आपकी सैम्पलिंग मेथड होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग।
So आपको ये याद रखना है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको ये बताना चाहिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए आपको इस डायग्राम को याद रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रिसर्चर है, रिसर्चर को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी है, उसमें कितनी % वुमेन ड्रिंक करती है, कितनी % वुमेन अल्कोहल लेती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, पहले एक रिसर्चर को एक वुमेन मिल जाएंगी और मान लो एक और मिल गई रिसर्चर को वुमेन जो अल्कोहल लेती है। सब क्या करेंगे, रिसर्चर इनको कहेंगे कि तुम जाओ और लोगों को कलेक्ट करके लाओ और वुमेन को कलेक्ट करके लाओ जो अल्कोहल लेती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो रिस्पोंडेंट है ये खुद पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे वीमेन को सिलेक्ट करेंगे जो अल्कोहल लेती है। अगेन ये भी जो रिसर्चर का रिस्पोंडेंट है ये भी क्या करेगा, कोई ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, ऐसी वीमेन को सिलेक्ट कर लाएगा जो अल्कोहल लेती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिस्पोंडेंट ही खुद और सैंपल को सिलेक्ट लेकर आते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है, रिस्पोंडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। अब रही बात स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको स्नोबॉल क्यों कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपने जब देखा होगा कि अगर कोई हाई पॉइंट से कोई बर्फ है जो हाई पॉइंट से गिर रही है, ओके। सो ये बर्फ का जो राउंड है अगर वो हाई पॉइंट से गिरती है, सो ये बड़ा होकर ये और अपने साथ और बर्फ जमा होकर लेकर आता है। सो एक चैन बनाता है और जैसा देख रहे हो ये छोटा बॉल था और ये नीचे आते आते एक बड़ा बॉल बन गया। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन आता है, फिर उसके थ्रू और पर्सन आते हैं, इसलिए इस सैम्पलिंग को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ज्यादातर रेस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, रिसर्चर को लगता है कि मुझे इस पर्सन से सैंपल मिल सकता है, तो रिसर्चर उसमें अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है, जिसमें रिसर्चर के पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को रिसर्चर ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। देन ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद रैंडमली उस ग्रुप को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं और वो उनका सैंपल बन जाती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्चर अपने पर्पस के, उनके जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो पर्पसिव सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।